चलो ध्यान दो, स्टार्ट कर रहे हैं। 57। हाँ, जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स वाला टॉपिक है, कंटिन्यू कर रहे हो पेज नंबर 57 से। जो रूल 27 से जो सीरीज बाकी है वो कंटिन्यू करेंगे। चलो ध्यान दें, सबसे पहला रूल, अगेन वैल्यूएशन की बात हो रही है तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हुई है फॉर वन और द अदर रीजंस, और इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूएशन के रूल्स पे जा रहे हैं, जहाँ से कुछ वैल्यू और सप्लाई ढूंढने की कोशिश करें जिसके ऊपर अल्टीमेटली जीएसटी पे करें। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहला रूल 27 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट होने का वन ऑफ द रीजन ये है कि बायर और सेलर रिलेटेड पार्टीज हैं। दूसरा रीजन ये है कि प्राइस जो दिखाया जा रहा है दैट इज इनकम्प्लीट, इट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हो सकता है इनडायरेक्टली और भी कुछ पेमेंट्स किए गए हो जो यहाँ ट्रांजैक्शन में विजिबल नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट करके हम वैल्यूएशन पे जा रहे हैं, ये प्रोसेस हो रहा था। तो उसी से रिलेटेड कंडीशन है। अब क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो भी गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं वहाँ पे कंसिडरेशन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, मतलब इन काइंड या इनडायरेक्टली भी कुछ पेमेंट्स हुए होंगे जो यहाँ विजिबल नहीं। तो फिर यहाँ पे काउंसिल में या डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू फेल, और हम जो यहाँ पे रूल्स बताएंगे उस हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, जिसपे आगे जाके जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर? तो उसमें क्या क्राइटेरिया रखा उन्होंने वो देख लो। सबसे पहले तो बोला ओपन मार्केट वैल्यू पे जाना पड़ेगा। व्हाट इज एग्जैक्टली ओपन मार्केट वैल्यू वो भी समझ लो। सिंपल सी चीज है, हमने जो भी गुड्स एक्सचेंज किए उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हमने लगा दी वो तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन ऐसे ही गुड्स किसी और बायर और सेलर के बीच में अगर एक्सचेंज होते हैं जो आपस में अनरिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो कितने रेट पे जनरली ऐसे गुड्स बिकते हैं, दैट इज द ओपन मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस के जनरली ये गुड्स इतने प्राइस पे ट्रेड होते हैं, आपने कुछ अलग प्राइस पे ट्रेड किया उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ओपन मार्केट वैल्यू। तो फर्स्ट कंडीशन में यही बोला है, वैल्यू ऑफ सप्लाई किसे मानना है, ओपन मार्केट वैल्यू को। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। फिर बी पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है फॉर एनी रीजन, क्वेश्चन में नहीं दे रखी या फिर ऐसे गुड्स प्रैक्टिकली ज्यादा ट्रेड होते नहीं है, तो कोई मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपको बता दिया। उसमें बोल रहे हैं लेट इट बी द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी and any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। इसका मतलब ये है कि हमने जो गुड्स एक्सचेंज किए उसके लिए आपने मुझे कुछ अमाउंट तो एज अ कंसिडरेशन पे किया है, उसको हम कंसिडर कर लेंगे, और इन काइंड आपने मुझे जो भी पे किया है अदर देन कैश या अदर देन मनी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो उस चीज को मिला के जो अमाउंट बनेगा उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जा सकता है। तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो वही ले लो, अडॉप्ट कर लो डायरेक्टली। लेकिन अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही, आपने मुझे जितना पेमेंट किया रुपीस के टर्म्स में वो, प्लस आपने मुझे सामने कोई गुड्स दे दिए, उसकी मार्केट वैल्यू निकाल के उसको प्लस कर देंगे, तो भी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चल जाएगा। ये कब हो सकता है कि जब मैंने आपको जो भी गुड्स या सर्विसेज दी है उसके बदले आपने जो पेमेंट मुझे किया वो कुछ रुपीस के टर्म्स में है और कुछ गुड्स के या इन काइंड फॉर्म में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आधे पैसे कैश दे दिए, आधा आपने कुछ सामान दे दिए, कुछ गुड्स दे दिए, तो कैश जो दिया वो तो अमाउंट पता ही है, जो गुड्स दिए उसकी वैल्यूएशन निकाल लेंगे कि वो गुड्स कितने रुपए के होते हैं, दोनों को प्लस कर दो, पता चल जाएगा ना कि टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जा सकता है। आ रहा है समझ में? तो सेकंड ऑप्शन हो गया। तो रैंकिंग वाइज चल रहे हैं, ओपन मार्केट वैल्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं। वैसा तीसरा, अगर ए और बी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, ना ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, ना रुपीज में ना गुड्स में कितना ट्रांजेक्शन हुआ कुछ पता है, तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ठीक है, हमारे जैसे कोई और गुड्स हो उसकी कोई वैल्यूएशन अवेलेबल है तो वो भी यूज कर सकते हैं। लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो गुड्स आपके और मेरे बीच में एक्सचेंज हुए, अब कोई पर्टिकुलर मोबाइल फोन या हैंडसेट या ऐसा कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सपोज वीवो का या ओप्पो का कोई फोन है या वन प्लस का कोई हैंडसेट है जो एक्सचेंज हुआ है। अब वैसा सेम ट्रांजेक्शन जैसे अपन ने वीवो का फोन एक्सचेंज किया, वैसा सेम ट्रांजेक्शन वीवो में किसी और ने नहीं किया, तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी कोई मॉनेटरी डिटेल्स अवेलेबल नहीं। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि वीवो जैसा कोई और फोन किसी ने एक्सचेंज किया हो, खरीदा या बेचा हो, जिसके फीचर सिमिलर हो, प्राइस रेंज सिमिलर हो, तो उसकी प्राइस भी तो हम यहाँ पे अडॉप्ट कर ही सकते हैं। और वीवो और ओप्पो जो दो कंपनीज हैं ये सिमिलर लाइंस पे चलती हैं क्योंकि एक ही पेरेंट कंपनी की सिस्टर कंसर्न है, तो दोनों के हैंडसेट जो है सिमिलर रेंज में होते हैं, फीचर्स भी एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग का और
प्रेजेंटेशन का या कलर्स का फर्क हो सकता है। तो बोला अगर वीवो वाला कोई ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है, अपने ओप्पो वाला यूज कर लेंगे, किसी और ने किया होगा वो वैल्यू यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे। तो उसको बोलते हैं लाइक काइंड एंड क्वालिटी। हमारे गुड्स के जैसे सिमिलर गुड्स एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल ना भी हो तो चलेगा, जितना मैक्सिमम रिजेम्बलेंस हो उतना इनफ। आ रहे समझ में? ये तीसरा ऑप्शन दे दिया। तो पहला ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा कैश प्लस नॉन कैश, और तीसरा लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये तीन ऑप्शन अभी तक आगे। बोला तीनों अवेलेबल नहीं है डेटा में तो क्या करें, कोई फोर्थ ऑप्शन भी है क्या? तो वो भी यहाँ पे दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो रूल नंबर 30 और 31 के बेसिस पे। इसमें इन्होंने सिंपल फॉर्मूला दे दिया। बोला कि भाई जो भी गुड्स आपने सप्लाई किए, ठीक है, उन गुड्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट तो होगी, उसके ऊपर 10% मार्कअप या 10% प्रॉफिट बोल सकते हैं, वो ऐड कर दो। जो वैल्यू आएगी उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो जिसने गुड सप्लाई की उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है वो पता कर लो, टोटल कॉस्ट प्लस 10% उसमें प्रॉफिट एड ऑन कर दो। फाइनली जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आया समझ में? ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी। तो ये लास्ट ऑप्शन दे दिया। नाउ दिस इज एज पर रूल नंबर 30 एंड 31। ये आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसमें रेफरेंस आ रहा है। तो शॉर्ट में इतनी स्टोरी, तो जो पूरा डी पॉइंट लिखा है ना उसका अल्टीमेट आउटकम इतना ही, ये ध्यान रखना है। तो चार ऑप्शन आपके पास हो गए, ओपन मार्केट वैल्यू, कैश प्लस नॉन कैश, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स, और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो कॉस्ट प्लस 10%। तो ये रूल 27 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बॉक्स में नीचे समझाया टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब जितने पे गुड्स बिकता है, कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, तो प्रॉफिट पोर्शन का तो फर्क पड़ेगा। मार्केट में एक प्रोडक्ट बिक रहा है, जैसे अपने वीवो के फोन की बात कर रहे थे, तो मार्केट में फोन बिक रहा है 25,000 रुपए में, तो ये कॉस्ट है या वैल्यू है? इतने में बिक रहा है। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या, जितने में ये सामान बिक रहा है। और यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो ये फोन बेच रहा है उसकी मेकिंग कॉस्ट, दोनों अलग हो गया ना। मेकिंग कॉस्ट 25,000 तो होगी नहीं, उससे कुछ कम ही होगी। तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट जितनी भी आ रही है, मान लो 20,000 आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे, 10% उसका प्रॉफिट उसमें रखा हो ऐसा मान लेंगे। ये 10% अजम्पशन है जो रूल में बोला है, तो उस हिसाब से फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई 22,000 होगी। वैसा हो गया। तो ओपन मार्केट वैल्यू तो सेल प्राइस होती है, ये तो मैं कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूँ, तो वो दोनों डेफिनेटली डिफरेंट वैसे। ठीक, बॉक्स में नीचे समझाया ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या है। तो उसकी लैंग्वेज आप पढ़ लो, ये पूरा रूल एक बार रीड कर लो। लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, पूछना है कुछ? बी वाले पॉइंट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो उससे थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो ऐसा कुछ रखते हैं कि मैं आपको कुछ गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, जिनको समझ आ गया बातें मत करो, मुझे समझाने दो। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं तो वैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं आपको कोई मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी 50,000, ऐसा कुछ है। और 50,000 रुपये का फ़ोन है, वैसे अगर मैं आपको सप्लाई करूँ तो मुझे 50,000 चार्ज करना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन है। अब पॉइंट ये है कि जो फ़ोन मैंने आपको सप्लाई किया उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, इसलिए हम ये रूल की बात कर रहे हैं। तो आपने इस फ़ोन के बदले मुझे जो पेमेंट किया ना, वो पेमेंट दो पार्ट में। एक आपने मुझे 35,000 रुपीज़ जो है ना वो कैश में पे किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी,
अच्छा, आप खुद भी कुछ ना कुछ बिजनेस करते होगे, कुछ गुड सप्लाई करते होगे, ठीक है। सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बिजनेस है, जैसे मैं भी मोबाइल फोन बेच रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपका भी वैसे ही कुछ बिजनेस है। तो आपने मुझे जो पेमेंट किया 35,000 कैश में किया, और उसके साथ आपने कुछ और प्रोडक्ट, सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइक्रोवेव है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है तो माइक्रोवेव, फ्रिज, टेलीविजन, ये सब चीज़ें आप सेल करते हो, आपका बिजनेस है। तो आपने मुझे एक माइक्रोवेव दे दिया ऐसे ही, उसके आपने कुछ पैसे नहीं चार्ज किए, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जो मोबाइल फोन मैंने आपको बेचा, उसके सामने आपने जो मुझे पेमेंट किया वो कैसे किया, पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। ये माइक्रोवेव तो आपने मुझे फ्री में दे दिया ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट दैट मोबाइल फोन। अब यहाँ पे जब डिपार्टमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेगा या जीएसटी काउंट करेगा, तो क्या सिर्फ 35,000 पे करेगा या इसकी वैल्यू भी कंसिडर करेगा? तो रूल के हिसाब से अगर हम जाएं तो पहला ऑप्शन तो क्या था भाई, ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल है तो वो ले लो, ये सब करने की जरूरत नहीं। मान लेते हैं ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन तो अपने पास यही, आपने जो मुझे 35,000 कैश पे किया वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। ये जो माइक्रोवेव आपने मुझे दे दिया सामने एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, इसकी भी कुछ तो वैल्यू होगी, इसकी भी ओपन मार्केट वैल्यू मान लो कि माइक्रोवेव मार्केट में कितने रुपए का बिकता है, कुछ वैल्यूएशन तो होगी। जब वैल्यू पता की तो मालूम पड़ा इसकी वैल्यू 14,000 रुपीज है, समझ आ रहा है। तो आपने मुझे 14,000 रुपीज का सामान फ्री में दे दिया, तो ये भी तो पेमेंट ही हो गया। तो इस रूल के हिसाब से टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो माना जाएगा वो कितना होगा, 35,000 प्लस 14,000, दैट इज 49। आ रहा है समझ में। इस 49 के ऊपर फिर डिपार्टमेंट जो है वो जीएसटी काउंट करेगा। तो बी पॉइंट में यही बोला है, जितना मनी के टर्म्स में दिया वो, जितना इन काइंड पे किया उसकी मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज 14,000। दोनों मिला के कितना हो गया टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, बोलो आ रहा है समझ में। तो बी वाला पॉइंट इस तरीके से काम करेगा। और कोई कंडीशन में कुछ डाउट? कंप्लीट, ठीक है। रूल नंबर 27 आगे बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 28 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस अदर देन थ्रू एन एजेंट। यहाँ स्पेसिफिक बोल दिया कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट इज बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन ओनली। आपको पता है ये कौन है, रिलेटेड पार्टीज पे अपन बात कर चुके हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन अगर आप याद करो तो सेक्शन नंबर 25 में अपन ने डिस्कस किया था कि डिस्टिंक्ट पर्सन वो है जहाँ सेम पैन नंबर पे दो जीएसटी नंबर है, मतलब ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है, एक अपनी सूरत वाली ब्रांच, एक मुंबई वाली ब्रांच, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ उसकी बात हो रही है। तो वहां पे बीच में कोई एजेंट नहीं, हम और डिस्टिंक्ट पर्सन डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो देख लो रूल्स क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला जो रूल है वो तो सेम है, ओपन मार्केट वैल्यू। अब एक रूल पढ़ लिया ना 27, तो इसमें आपको हेल्प हो जाएगी कि सिमिलर चीजें दिखेंगी। पहले तो बोल दिया ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो वही ले लो, तो बेस्ट ऑप्शन हो गया। फिर बोला अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो ऊपर भी तो यही पॉइंट्स थे, ठीक है। ए पॉइंट सेम मैच हो रहा है, बी पॉइंट यहाँ पे जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, और डायरेक्टली अपने सी पॉइंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं वैसे। और जो आखिरी पॉइंट आ रहा है उसमें वही रूल 30 और 31 का रेफरेंस है। इन शॉर्ट पता है 27 और 28 में क्या हुआ, सिर्फ वो बी पॉइंट गायब है, बाकी ऊपर वाले ए, सी और डी वही 3 पॉइंट्स वापस रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें आया एक नया पॉइंट, जो बी पॉइंट गायब किया उसके बदले कुछ लेके आए, वो समझ लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल ही ले देता हूँ, आप नोट कर सकते हो। देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में। यार फोन साइलेंट कर लो, सबके फोन बज रहे हैं करके। हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन वाली सिचुएशन है। अब इसमें ऐसा कुछ है कि एक अपनी सूरत वाली ब्रांच है, एक मुंबई वाली ब्रांच है, सेम पैन नंबर पे दोनों का अपना जीएसटी नंबर जो है वो अलग अलग है, इसका जीएसटी नंबर अलग और इसका अलग, तो दो डिफरेंट एंटिटीज हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। अब यहाँ पे ये है कि सूरत वाले ने मुंबई वाले को गुड्स ट्रांसफर किया, दोनों है रिलेटेड पार्टीज, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कहीं ना कहीं या तो है नहीं या फिर थी तो रिजेक्ट हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन अभी तक क्या है रूल के अंदर, तो भाई ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, या फिर उसके बदले आप रूल 30, 31 या लाइक काइंड एंड क्वालिटी देख लो। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो अपने यूज कर सकते हैं। अब देखो ये दो के बीच में जो भी गुड्स एक्सचेंज हुए, ये ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं है तो B2B नेचर का, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, कंज्यूमर तो कोई है नहीं यहाँ पे। अच्छा ऐसा भी तो होगा, ये मुंबई वाले ने जो गुड्स मंगवाए ये इसका करेगा क्या, आगे किसी को सप्लाई तो करेगा, तो कोई तो आगे बायर होगा ना जो अनरिलेटेड होगा, जो हमारे साथ रिलेटेड नहीं होगा, अननोन बायर, आउटसाइड बायर। तो ये मुंबई वाली ब्रांच वाला क्या कर रहा है, गुड्स आगे अननोन बायर को बेच रहा है, समझ आ रही। अच्छा जब ये ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पे तो कुछ प्राइस होगा कि यहाँ भी नहीं होगा,
होगा यहाँ पे प्राइस। मान लेते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है वो आगे 10,000 रुपीज में या पर यूनिट 10,000 रुपीज के हिसाब से सेल हो रहा है और ये डेटा अवेलेबल है। अच्छा, ये डेटा डेफिनेटली अवेलेबल होगा भी, सूरत वाले को भी पता होगा कि मेरी ब्रांच आगे कितने रुपए पे कस्टमर को गुड्स बेचती है। ये कोई सीक्रेसी वाली बात नहीं है कि ये इसको बताएगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका, एक ही पैन नंबर है, हम सेम ही कंपनी, एक ही ओनर है, ये तो सिर्फ जीएसटी नंबर है लगे। तो सूरत वाले को अगर पता करना हो कि मुंबई वाला आगे अनरिलेटेड बायर को कितने रुपए में गुड्स बेच रहा है जो मैं इसको सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो पता करने में कोई डिफिकल्टी नहीं, वो इजीली पता चल जाए। क्लियर हो? रूल यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है, ये वाला सूरत टू मुंबई वाला, इस ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें डिटरमाइन करना है रूल के हिसाब से, तो हम इसको बेस बना सकते हैं। ठीक है, रूल ऐसा बोल रहा है कि भाई मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी आगे अनरिलेटेड बायर को जिस प्राइस पे गुड्स बेचता है, ये मार्केट वैल्यू तो होगी, इसका 90% अज्यूम कर लेंगे हम। हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा? 9,000 रुपीज। मतलब इनके बीच में जो गुड्स एक्सचेंज हुआ, तो मुंबई वाले ने गुड्स कितने में खरीदा? 9,000 में, और आगे इसको बेच रहे हैं 10,000 में, ऐसा आपने मान के चल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 10% मार्जिन ऑन सेल्स हो गया। पीछे रूल 30 में था कॉस्ट प्लस 10%, यहाँ सेल्स पे 10% हो गया, ऐसा अपन अजम्पशन लेके चल रहे हैं। हमारा यहाँ पे रेलेवेंट ट्रांजेक्शन ये वाला है, आगे क्या हो रहा है उससे वैसे में मतलब नहीं है, लेकिन आगे ये कितने पे बिक रहा है उसको अपने बेस बना के उसके बेसिस पे हमारे इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसा रूल हमें प्रिस्क्राइब करना है। बोलो, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? तो ट्रांजेक्शन जो रेफरेंस में है वो ये वाला है, लेकिन इसका बेस हम इस प्राइस को बना रहे हैं, आगे अनरिलेटेड बायर को कितने में सेल करना है उसका 90% लेना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पे फिर जीएसटी जो भी एक्सचेंज करना है वो कर देंगे, ये कंडीशन हो सकती है। अब इसको कौन से रैंकिंग पे करना है, ये सब चीजें कब करनी होती है, तो अभी जो मैंने आपको रूल में बताया ना, ओपन मार्केट वैल्यू, फिर उसके बाद हमने देखा लाइक काइंड एंड क्वालिटी, फिर देखा रूल नंबर 30 यही था। तो सबसे पहले ये करना था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा रैंकिंग था। ये 90% वाला पॉइंट इस रैंकिंग में कहाँ पे आता है? फर्स्ट पॉइंट पे। तो या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू फॉलो करो या ये 90% वाला पॉइंट फॉलो करो। तो स्टार्टिंग में डिसाइड कर लो कि इस रास्ते पे जाना है या सीधा ये अप्लाई करो, पता चल गया। तो रैंकिंग आपको पहले ही क्लियर कर दी वैसे। देख लो, कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया, कुछ लिखना है इसमें नोट कर लो। नेक्स्ट रूल में भी ये एग्जांपल काम आएगा इसीलिए। हाँ, स्पेसिफिक 90% वाला रूल जो है वो इसी में रूल 28 में स्पेसिफिक है, जहाँ पे ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टीज। हाँ, मतलब ये वाले, हाँ, तो आपको अगर ये वाला नहीं फॉलो करना है फिर इस रूट पे जाओ। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो वो यूज कर लो, अगर ये नहीं है तो फिर ये यूज करो। ये अवेलेबल नहीं है तो रूल 30 में जाओ। तो दो रास्ते हैं, यहीं से डिसाइड हो जाएगा कौन सी साइड जाना है। अगर इस रास्ते पे जा रहे हो तो ये एक ऑप्शन है ही आपके पास, इस रास्ते पे नहीं जा रहे हो तो ये 3 ऑप्शन है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। साइलेंट कर दो ना, वापस बजेगा वो, कितना देर लगता है फोन साइलेंट करने में। बोलो, नोट कर लिया? कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर अब यहाँ तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट रूल देख लें, रूल नंबर 29। ये सिमिलर रूल है, थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल मॉडिफाई करूंगा, सिर्फ नाम चेंज करूंगा, कैलकुलेशन वही रहने वाला है, समझ लो। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। यहाँ पे अब डिस्टिंक्ट पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल और एजेंट की। तो इसी सिचुएशन में मैं थोड़ा बहुत नाम चेंज कर देता हूँ तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो सूरत वाला है ना, ये अपना प्रिंसिपल है, मुंबई वाला जो है वो एजेंट है। ये सिचुएशन हो रही है, हमने शेड्यूल 1 में सेक्शन 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया था, सेलिंग एजेंट, बाइंग एजेंट, है ना, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। अगर गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो सप्लाई की कैटेगरी में आता है, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है, ये डिस्कस हुआ था। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है,
अब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स पास ऑन किए, इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सचेंज हुई नहीं, विदाउट कंसिडरेशन है, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें आपके पास रूल्स अगेन वही है कि ये रास्ता तो आप फॉलो कर ही सकते हो, ये नहीं करना है तो स्टार्टिंग में 90% वाला ऑप्शन अभी भी रहेगा। अब इसमें अगेन सेम बात बोली, प्रिंसिपल से अगर एजेंट गुड्स खरीदता है तो वो करता क्या है, आगे अनरिलेटेड बायर को पास ऑन ही तो करता है, बेचता ही तो है। तो कितने रुपए में बेच रहा है वो पता कर लो, उसका 90% डायरेक्टली आप एज्यूम कर लो, एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन, कोई चेंज नहीं आया समझ में। रूल 28 और 29 का बेसिक सेम ही है, खाली पार्टीज का नाम चेंज हो रहा है। यहाँ पे दोनों डिस्टिंक्ट पार्टीज या रिलेटेड पार्टीज थी, यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट। तो प्रिंसिपल एजेंट भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, बट जीएसटी नंबर दोनों का एक ही पैन पे होगा ये नेसेसरी नहीं। वहां पे क्या था, डिस्टिंक्ट पर्सन में सेम पैन पे 2 जीएसटी नंबर, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं ना, प्रिंसिपल का अपना जीएसटी नंबर अलग है, एजेंट का अपना जीएसटी नंबर अलग है, और वो दोनों सेम पैन नंबर से कनेक्टेड नहीं है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला जो टर्म है वो यूज नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एजेंट का टर्म यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने रूल में स्पेसिफिक चीज बोली। ठीक है, इसमें आपको कुछ नोट करना हो थोड़ा बहुत ही मॉडिफाई करके तो कर सकते हो, रूल सिमिलर ही। देखो एक रूल 27 पे आपने थोड़ा मेहनत की ना, तो 28 29 काफी रेलेवेंट और रिपीटेटिव हो गया, तो उसमें कुछ नए पॉइंट्स पे नहीं जाना पड़ेगा। और ये वाला ऑप्शन तो सेम ही है। इसमें थोड़ा इन्होंने चेंज किया है, 29 में लाइक काइंड वाली कंडीशन नहीं, मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे लाइक काइंड वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ पे रूल 30 है, और उसके बाद एक उन्होंने बोला है बेस्ट जजमेंट। ठीक, ऐसा चेंज आ रहा है, फॉर्मेट सिमिलर है, थोड़ा कंडीशन में वेरिएशन है। बेस्ट जजमेंट का मतलब ये, देखो ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढी नहीं मिली, रूल 30 लगाने गए तो कॉस्ट का भी पता नहीं चल रहा है, डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन फिर डिपार्टमेंट के पास क्या बचता है, बेस्ट जजमेंट का मतलब वो अपना दिमाग लगा के अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और जो उनको कंटेंट मिलेगा उस बेसिस पे एक वैल्यू निकाल के देंगे, और आपको वो वैल्यू फिर एडमिट करनी पड़ेगी और उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक ओपन एंडेड एंड इट इज मिसलिनियस, कि सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो करना ही है वैल्यूएशन निकालने के लिए, जो डेटा जहां से मिल गया उसको यूज करके वैल्यूएशन निकाल देंगे, और फिर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज इसके पहले उन्होंने सब कुछ अप्लाई करके देख लिया, आप डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो जीएसटी तो लगाना ही है फिर। तो बेस्ट जजमेंट इज द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल, ये बोल क्लियर, ये समझ आ गया। ठीक है, तो ये रूल नंबर 29 आपका यहाँ पे कंप्लीट। रूल 30 में क्या स्टोरी है मैं ऑलरेडी समझा चुका, कॉस्ट प्लस 10% वाली। रूल 31 भी सिमिलर ही है, रेजिडुअल मेथड, बोला कुछ भी अभी तक जो सिखाया है वो काम ना करे तो और भी कोई तरीका लगाया जा सकता है, एक ओपन एंडेड कंडीशन रखी हुई है वैसे बोला। अब देख लो उसके नीचे एक फ्लो चार्ट दे रखा है आपको, वो काम की चीज है, समझ लो क्या है। अगर आप गुड्स की सप्लाई की बात कर रहे हो तो ये सारे रूल्स आपको सीक्वेंस में लगाने हैं, पहले रूल 27 से स्टार्ट करना है, अगर आप 27 में कवर नहीं होते तो 28 पे जाना है, 28 में कवर नहीं होते तो 29 पे जाना है, फिर 30 पे जाना है, और फिर रेजिडुअल लास्ट 31 पे जाना है, ये बेसिक स्टोरी है। लेकिन सर्विस सप्लायर वाले केस में रूल 29 से आप डायरेक्टली रूल 31 पे भी जा सकते हो, आया समझ में। अब ये क्यों कर रहे हैं वो कॉमन सेंस वाली बात है। रूल 30 में उन्होंने बोला कॉस्ट प्लस 10%। अब गुड्स और सर्विसेज का अगर आप वेरिएशन देखो तो गुड्स में इट इज पॉसिबल कि आप कॉस्टिंग निकाल के उस पर 10% प्रॉफिट जोड़ सकते हो, सर्विस में कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, समझ आ रहा है, सर्विस इंटेंजिबल है। अब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं कॉस्टिंग कैसे निकालूंगा, हाँ ये सब फिक्स एक्सपेंसेस एंड ऑल वो सब चीजें कॉस्ट का पार्ट हो सकते हैं, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालूंगा, वो तो इंटेंजिबल है ना। अब उसके बदले मुझे आपसे क्या चार्ज करना है क्या नहीं करना है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी कर सकता है। तो क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करते टाइम उसकी कॉस्टिंग निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई गुड्स या रॉ मटेरियल या वेजेस या लेबर नहीं लग रहे, तो बोला कि रूल 30 पे आके तो गाड़ी रुक जाएगी, तो रूल 30 काम नहीं आएगा प्रैक्टिकली सर्विसेज में। तो उन्होंने बोला कि आपके केस में अगर रूल 30 काम नहीं आ रहा है आप डायरेक्टली 31 पे स्किप कर सकते हो, बिकॉज वो गुड्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, सर्विस के लिए नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको एक वो बाईपास अलाउ किया है, बाकी और कुछ नहीं बोला वैसे। ठीक है, तो ये रूल 31 तक की स्टोरी अपनी कंप्लीट। आगे के रूल्स में 31 32 में हमने काफी चीजें देख ली थी, उसमें एक 32 सब रूल 5 स्किप कर देना, अभी वो लास्ट में बताऊंगा, पहले 32 सब रूल 6 पे आ जाओ, पेज नंबर 65 पे। सिंपल से रूल्स बचे हैं, कोई टेक्निकलिटी नहीं है ज्यादा। सब रूल 5 में थोड़ा टेक्निकल है तो वो थोड़ा लास्ट में देख लीजिए। सब रूल 6 देखना, जो वाउचर्स आपको दिए जाते हैं ना, कितनी बार गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, तो भले गिफ्ट है फ्री है लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई तो काउंट होगा, उसका जीएसटी आ सकता है उस पर,
तो कैसे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे समझना है, देख लो। वैल्यू ऑफ टोकन या वाउचर की अगर अपन बात करें, सीधा एग्जांपल देख लो। आपने कोई क्लब की मेंबरशिप ले ली और क्लब वालों ने आपको कुछ वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स या कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर प्रोवाइड कर दिए, जिसके थ्रू आप उनकी सर्विसेज कुछ मल्टीपल टाइम्स अवेल कर सकते हो। वैसे अब वो वाउचर आपको दिए हैं एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज, जो आपने उनको पैसा दिया उसके बदले, लेकिन उन वाउचर्स की कुछ प्रिंटेड वैल्यू है। ये वाउचर बोलते हैं ना, इतने रुपए का वाउचर आपको फ्री में मिल रहा है, 5000 रुपीज के बेनिफिट से आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो जो 5000 रुपीज के बेनिफिट बोल के आपको दे रहे हैं ना, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है। तो उस पर जो जीएसटी कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए यही अमाउंट को कंसिडर कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे बोली। अब देख लो, ये 20 वाउचर्स दिए हुए हैं, हेयर स्पा सर्विसेज, बॉडी मसाज सर्विसेज, 2500 रुपीज की वैल्यू का एक वाउचर है। सब वो होटल वाला या मेंबरशिप क्लब वाला खुद बोल रहा है। और भी गिफ्ट वाउचर्स है जो 800 रुपीज की वैल्यू का है। तो अगर इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, तो सिंपल है, जो वैल्यू दे रखी है उसी को मल्टीप्लाई कर लो, जितनी क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू सप्लाई पता चल जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, the value of taxable services between distinct persons. देखें, the value of services provided by such class of service providers as may be notified by the government on recommendation of the council, okay, as referred to in the given paragraph of the said act between distinct persons as referred to in section 25, where ITC is available, shall be deemed to be nil. ओके, स्पेसिफिक बोल दिया। देख लो, एक तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही। उसमें बोला है सच क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एज मे बी नोटिफाइड। बोलना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में अगर सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है और उनको हमने स्पेसिफिक किसी नोटिफिकेशन में कवर किया हुआ है और वो लोग दोनों एंटिटीज अपना अपना आईटीसी भी क्लेम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को निल अज्यूम कर लेंगे। तो निल अज्यूम कर लेंगे मतलब प्रैक्टिकली इस पे कोई जीएसटी आने वाला नहीं। बट यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन साथ में दिया हुआ नहीं है, तो अभी अपने उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। कहीं कुछ आएगा तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज इन जनरल आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, रूल नंबर 33। अब सब्जेक्टिव पेपर में ये थियरी आंसर बन सकता है, उसको वैसे आप टिक मार्क कर लेना। प्योर एजेंट, टॉपिक का नाम प्योर एजेंट है यहाँ पे। अब ये प्योर एजेंट क्यों इतना प्योर है वो भी समझ लेते हैं, क्या रीजन क्या है वो समझ। अब देखो एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल रहेगा क्योंकि ये चीज़ प्रोफेशनली रेलेवेंट होती है। अभी आप कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस में जाओगे इन फ्यूचर, ठीक है, तो आपके क्लाइंट्स होंगे, आपसे कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है, फॉर्मेलिटीज हो रही है, आरओसी में आप उनका जो कंप्लायंस का काम है वो सब कर रहे हो, तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कंपनी रजिस्टर करानी है, तो कंपनी रजिस्टर करवाने का सपोज 10,000 रुपीज़ खर्चा है, जो मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ एज ए CS। आरओसी की फीस है, स्टैम्प पेपर लेने हैं, पेपर वर्क करना है, वो सब में प्रोसेस में खर्चा होने वाला है। और मैंने बोला मेरा जो चार्ज है कंपनी रजिस्टर करने का दैट इज 2500 रुपीज़, ठीक है। तो आपका टोटल खर्चा कितना होने वाला है वो आपके सामने है। 10,000 रुपये तो आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा है और बाकी का 2500 रुपीज़ जो है वो आप मुझे फीस पे करोगे। आपका टोटल खर्चा 12,500 है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, एक बार मैंने आपके बिहाफ पे आरओसी में पे कर दिए, 10,000 रुपये मैंने भर दिए और मैंने बोला अभी मैं पे कर देता हूँ, अब बाद में मुझे जब मेरी फीस पे करोगे साथ में अमाउंट भिजवा देना। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं जो आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ कंपनी रजिस्टर करके देने की एज ए CS प्रोफेशनल, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में या जीएसटी में कवर होती है, वो टैक्सेबल सर्विसेज है। अब पॉइंट ये है कि आप मुझे जब पेमेंट करोगे तो कितना करोगे, 12,500। अब ये इसकी बाइफर्केशन है। आप ही बताओ मैं जीएसटी आपसे कितना अमाउंट पे चार्ज करूँ, 2500 पे चार्ज करूँ या पूरे 12,500? 2500 पे, समझ आ रहा है। ये 10,000 रुपये में मैंने कुछ कमाया क्या आपसे? जो खर्चा था सीधा वही आपसे चार्ज किया। इसकी तो आरओसी की रिसीट और सब डिटेल्स होंगी, तो आपको ही पता चलेगा कि हाँ 10,000 ही चार्जेस थे और वही 10,000 मैंने आपसे चार्ज किए। तो ये 12,500 में मेरा जो कंसिडरेशन है वो तो 2,500 रुपये ही है, तो जो जीएसटी लगेगा वो भी तो इसी पे लगना चाहिए। समझ में आ रहा है। ये जो 10,000 है, दिस इज नॉट माई फीस, दिस इज ओनली रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस। रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है, जो मैंने आपके बिहाफ पे खर्चा किया वो आपने मुझे पे बैक कर दिया। इसके अंदर मेरी कोई कमाई नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई चार्जेस नहीं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इस पोर्शन के लिए मैं आपका प्योर एजेंट हूँ, क्योंकि मैंने आपसे इसमें 1 रुपया भी कमाया नहीं, सिर्फ आपके बिहाफ पे पैसा पे करके आपसे वापस मांग लिया। जो कमाया वो तो ये, तो जो जीएसटी में आपसे चार्ज करूंगा वो इसी पे चार्ज करूंगा। अच्छा, इनवॉइस अगर मैं आपको बना के दे रहा हूँ पूरे अमाउंट का, तो मेंशन कर सकते हैं दैट इज रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड वो अंडरस्टूड होता है। तो जीएसटी से इतने अमाउंट पे ही चार्ज होगा, क्योंकि ये पेमेंट जो है 10,000 मैंने भी ऑनलाइन किया होगा, आप भी मुझे ऑनलाइन ही पे करोगे, तो एंट्री तो दिखने वाली है ना। अब मैं इनवॉइस खाली 2,500 का बना के दूंगा तो बाद में 10,000 की एंट्री मैं मेरे अकाउंटिंग में कैसे दिखाऊंगा? तो वो चीज़ पहले ही क्लियर हो जाती है कि भाई पे किया था
और सामने पेमेंट आया है तो ये तो प्योर एजेंट वाला अमाउंट है। इनवॉइस में दिखाना है तो दिखा दो, उल्टा क्लैरिटी रहेगी और डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि ये पैसे जो आए थे क्यों आए, वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे अकाउंट में एक पेमेंट की एंट्री भी होगी और एक रिसिप्ट की एंट्री भी होगी, 10,000 आमने सामने सेटल ही हो जाने वाला है, प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंटिंग वाले पार्ट। तो ये पोर्शन में मैं प्योर एजेंट हूँ और यहाँ पे मैं सर्विस प्रोवाइडर जिसके पैसे चार्ज करूँ। आ रहा है समझ में, क्लियर हो? तो ये सब कंडीशन है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है, देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सर्विस के हिसाब से तो हमने देख लिया, गुड्स वाला कोई पॉइंट इन्होंने यूज किया हो तो वैसे भी देख लेते हैं। लास्ट में है गुड्स वाला पॉइंट, एग्जांपल देख लेते हैं। तो गुड्स के सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्या इंस्टेंसेस पॉसिबल है वो समझना, बहुत प्रैक्टिकली आपको इजीली रिलेट हो जाएगा। अब मेरी फैक्ट्री है, मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, गुड्स फैक्ट्री पे बनते हैं और ऑर्डर प्लेस करके आप गुड्स खरीद रहे हो मुझसे। अब ये गुड्स मैं आपको जो सेल कर रहा हूँ वो तो सप्लाई है, उस पर तो जीएसटी आने ही वाला है, लेकिन बात वहाँ पे खत्म नहीं होती। एक सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए जो पैसे मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, जो भी आपने मुझे गुड्स का ऑर्डर दिया, मान लेते हैं कि वो 5 लाख रुपए के गुड्स है और ये 5 लाख रुपए के गुड्स पे 12% जीएसटी लगता है, तो ये तो जीएसटी आपको देना ही है, मैं आपसे चार्ज करने वाला, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये गुड्स आपको डिलीवर कैसे होंगे उसमें वेरिएशन आ सकता है। पहला इंस्टेंस ये पॉसिबल है कि भाई आप मेरी फैक्ट्री पे आओ और वहां से गुड्स लेके जाओ, मुझे नहीं पता कैसे लेके जाने, तो ट्रांसपोर्टेशन का आप देख लो, मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो मेरी फैक्ट्री के गेट पे गुड्स अवेलेबल है, रेडी है, जब चाहिए लेके जाना। समझ में आ गया? अब इसके लिए आपको इतने सारे गुड्स है, 5 लाख रुपए ना बड़ा कंसाइनमेंट है, तो इसके लिए आपको कुछ ट्रक, टेम्पो, कोई ट्रांसपोर्ट वाला कुछ तो चाहिए होगा। तो एक होता है कि आपके पास अपना ट्रक, टेम्पो कॉन्टैक्ट वाला है, आप आए मेरी फैक्ट्री से, आपने गुड्स लोड किया, चले गए। तो ट्रांसपोर्टेशन में मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे गुड्स लेके जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो मैंने तो आपसे फाइनली यही चार्ज करना है, 5,60,000, बात खत्म होगी। ये पहला इंस्टेंस में यहीं पे कंप्लीट, सिंपल। दूसरा पॉइंट अपने ये रख लेते हैं कि भाई कितनी बार ऐसा होता है जो कस्टमर है, अभी आपने मुझसे गुड्स खरीदे, मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वैसे प्रोवाइड करता नहीं, वो कस्टमर को खुद ही देखना होता है, ये अपनी पॉलिसी है। बट आपने बोला कि सर हमारे कॉन्टैक्ट में कोई ट्रांसपोर्ट वाला है नहीं, आपका कोई कॉन्टैक्ट, अब यूजुअली अपन ऐसे ही करते हैं, जो सामान बेच रहा है उसी को पूछते हैं, भैया आपके कॉन्टैक्ट में कोई है तो नंबर दे दो, हम बात करके मंगवा लेंगे, यही होता है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स होंगे, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, आप बात करके मंगवा लेना, मेरा इसमें कोई रोल या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर आपने बोला, बोले एक काम करो ना, आप ही ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर लो, आपका रेगुलर बंदा है, मैं जानता नहीं हूँ, उसके साथ गुड्स भेज दो, जो उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज होगा मैं आपको पे कर दूंगा। आपने नेक्स्ट ऑफर ये किया, बोला ठीक है यार, आप कस्टमर को ना भी क्या बोले, गुड्स खरीद रहा है तो कर देंगे। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वाली सिचुएशन है, मैं इसमें कोई पैसे नहीं कमा रहा ट्रांसपोर्टेशन में। मैंने क्या किया, ट्रांसपोर्टर को फोन किया, मतलब इतना गुड्स है, ये लोकेशन पे पहुंचाना है, तेरा ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा रहेगा बता दे, लोडिंग अनलोडिंग का, मेरे को कस्टमर को आगे बोलना है। तो उसने बोला कि भाई मैं 20,000 रुपीज चार्ज करूंगा, इसके अंदर गुड्स का लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कवर हो गया। तो मैंने आपको ये चीज इन्फॉर्म कर दी कि 20,000 रुपये बोल रहा है, डन कर दो। फिर आप भी ढूंढ रहे हो आजू बाजू, बोले चल हम भी पता करते हैं, क्या पता इससे सस्ते में हो जाए, अपने कॉस्ट तो कंपेयर करते हैं। फिर आपने किसी और को पूछा, वो आपको 22,000 बोल रहा है, 23,000 बोल रहा है, आपको लगा नहीं यही सस्ता है, तो आपने मुझे हाँ बोल दिया। अब ये जो 20,000 है, ये मैं चार्ज कर रहा हूँ, फिर ट्रांसपोर्टर चार्ज कर रहा है, इसमें मेरा कोई कमीशन, कोई हिडन चार्जेस, ये बिल टू बिल चल रहा है। मैंने आपको बोला 20,000 रुपये बोल रहा है, हाँ कर दूं, आपने बोला हाँ कर दो, एक बार आप उसको पे कर दो, हम आपको रिइंबर्स कर देंगे। अब इस सिचुएशन में 20,000 जो है ना, वो ट्रांसपोर्टर को मैंने एक बार के लिए चुका दिए, मैं आपसे रिकवर कर दूंगा। तो ये जो अमाउंट है, जब आप मुझे रिइंबर्स करोगे, तो दिस इज एज अ प्योर एजेंट सर्विस। यहाँ पे मैंने आपसे कोई कमीशन नहीं कमाया, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई पैसे चार्ज नहीं किए, बिल टू बिल चल रहा है। ट्रांसपोर्टर का बिल चाहिए तो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि लोगे ये 20,000 रुपये का बिल है, बिल आपके नाम का चाहिए तो आपके नाम का बनवा दूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ प्योर एजेंट सर्विस, इस 20,000 पे मैं आपसे कोई जीएसटी चार्ज करूँ वापस से? नहीं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे भी जीएसटी तो लगता ही होगा, तो ये जो ट्रांसपोर्टर ने बिल बनाया होगा, इसमें ऑलरेडी जीएसटी तो होगा ही ना, समझ आ रहा है? तो वो तो आपने दे ही दिया। अब मुझे इस पर आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि इस सर्विस में मेरा कोई रोल है ही नहीं।
समझ में आया? ये दूसरी सिचुएशन है जो पॉसिबल है, ये क्लियर कर दी। तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, अब वो मेरे अपने ट्रक हैं, किसी से और मेरा कुछ सेटिंग है कि वो गुड्स भेज देगा, उससे आपको मतलब नहीं। मैंने आपको बोला कि भाई गुड्स का जो है वो 5 लाख रुपीज़ होगा और ट्रांसपोर्टेशन का 25,000 रुपये मैं चार्ज करूंगा, उसमें गुड्स आपके घर पे आ जाएंगे। समझ में आया? अब ये 25,000 मैं चार्ज कर रहा हूँ, ये किसी ट्रांसपोर्टर से कॉन्टैक्ट नहीं करा रहा हूँ, हमारा डिलीवरी वाला जो है वो पर्सन है वो आपके यहाँ गुड्स देके जाएगा, बट शिपिंग एक्स्ट्रा लगेगा। समझ आ रहा है? तो डेफिनेटली 25,000 में तो मैं कुछ ना कुछ कमा ही रहा हूँ। अब ये प्योर एजेंट सर्विस नहीं है कि आपने बोला आपकी हेल्प कर दी, कांटेक्ट दे दिया, बिल भेज दिया, नहीं। इसका कोई सेपरेट बिल मैं आपको किसी ट्रांसपोर्टर के नाम का नहीं देने वाला हूँ। यहाँ जो इनवॉइस बनेगा उसमें मैं 5 लाख रुपए आपसे गुड्स के चार्ज करूंगा, 25,000 रुपये मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन का या शिपिंग का चार्ज करूंगा, टोटल 5,25,000 मैं आपसे चार्ज करूंगा। समझ आ रहा है? अब इसके अंदर मेरा क्या हिस्सा है क्या नहीं है, मेरी क्या कॉस्टिंग है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। नाउ दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसके लिए फिर मैं आपसे जीएसटी चार्ज करूंगा, ये क्लियर हो जाता है। अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इसमें 12% का जीएसटी रेट है, ये सर्विस है, अब इस पे हो सकता है 18% का जीएसटी रेट हो। तो ऐसे टोटल करके जो भी जीएसटी बनता है वो आप मुझे पे करोगे, बिकॉज ये प्योर एजेंट वाली सर्विस नहीं है, ये मैं आपको एज अ सप्लायर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसमें मेरा कुछ ना कुछ कमीशन या प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली होने वाला है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो? तो 3 इंस्टेंसेज हो गए, एक आप मेरी फैक्ट्री से गुड्स लेके जाओ, मुझे नहीं पता कैसे लेके जाओगे, एक मैंने आपकी हेल्प कर दी कि चलो मैं गुड्स भेज दूंगा, जो पैसे हैं बिल टू बिल पे कर देना, ये मेरा काम नहीं है। और तीसरे पॉइंट में मेरा काम है, मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा और शिपिंग जो है वो मेरी तरफ से रहेगी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मेरा प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली होगा, नॉमिनल प्रॉफिट होगा लेकिन होगा तो सही। तो ये इस तरीके से काम चलेगा। बोलो, तीनों में कुछ कंफ्यूजन नहीं समझ आया? क्लियर? इसके साथ आपका रूल 33 पूरा कंप्लीट। सर्विस वाला एग्जांपल भी ले लिया, सीएस वाला, और ये गुड्स के केस में जैसे काम चलता है वो भी आपको क्लियर बता दिया। अब प्योर एजेंट की आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं तो वैसे टिक करके रखो। वो तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो आएगा ना, वो तो अगर सप्लायर कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो 10% वाला पॉइंट आता है। अब यहाँ तो कॉम्पोजिशन स्कीम डिपेंड करती है उसमें दी है कि नहीं, वो अलग पॉइंट। बोलो, और कुछ कंफ्यूजन इसमें रूल 33 में? क्लियर है? नीचे एक एग्जांपल और भी रखा हुआ है, वो भी आप रिलेट कर सकते हो। एग्जांपल्स तो जितने चाहिए उतने मिलेंगे, अपन ने यहाँ देख ही लिए तो मोर देन इनफ है। एक और रखा है आपके लिए उसमें। नेक्स्ट देख लो रूल नंबर 35। ये बड़ा सिंपल है, ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। इसमें भी एग्जांपल चाहिए तो देख लो, एमआरपी वाला पॉइंट ले सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो जो एमआरपी पे है, एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस में जीएसटी भी तो इंक्लूडेड ही होगा डेफिनेटली। तो वो जीएसटी का जो इंक्लूजन है उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अपने गेम जोन में आप जाते हो कितनी बार, रीबाउंड्स और ये सब जगह, ठीक है, तो उसमें क्या सिस्टम होता है, वो कार्ड बनवाना पड़ता है, फिर वो कार्ड में आप रिचार्ज करवाओ, फिर आप उसमें से जो गेम खेलना चाहो कार्ड उस पर टैप करो, बैलेंस माइनस हो जाएगा, आप खेल सकते हो, ये रहता है। तो उसमें आप जब रिचार्ज कराते हो तो अगर आपने 100 रुपीज़ का रिचार्ज कराया, पहले तो 100 का होता ही नहीं है, बोलते ज़्यादा पे करो, लेकिन आपने 100 रुपीज़ का रिचार्ज कराया, तो क्या आपको पूरा 100 रुपीज़ उसमें यूज़ करने को मिलता है या कुछ कम मिलता है? वो कम मिलने का रीज़न क्या है? उसमें से जीएसटी माइनस होता है, वो भी तो टैक्सेबल सर्विस, जो गेम जोन में आप जा रहे हो टैक्सेबल सर्विस है, तो इस 100 रुपये में जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा। अब वो लोग क्या करते हैं, 100 प्लस जीएसटी करके चार्ज नहीं करते, क्योंकि फिर वो ऑड फिगर में आता है, किसी को 100 का रिचार्ज कराना है, किसी को 500 का, वो क्या करते हैं 100 रुपीज़ को विद जीएसटी मान लेते हैं। अब जीएसटी का रेट कितना है वो अगर पता हो तो अपने रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 100 रुपये में अपना कितना जीएसटी गया है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है वो 18% है, क्योंकि एक्चुअली में ये रेट एप्लीकेबल है, तो बाकी का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा वो पता कर सकते हैं। ये जो है ना, इतना आपको बैलेंस मिलता है, जब 100 का रिचार्ज कराते हो बोलते हैं ना इतना यूज कर सकते हैं, वो बिफोर जीएसटी वाला अमाउंट होता है जो आपको यूज करने को मिलेगा, बिकॉज इतना अमाउंट तो उसको डिपार्टमेंट को पे करना है, वो उसकी पॉकेट में भी नहीं जा रहा है और वो अपनी पॉकेट से भरेगा भी नहीं एक्स्ट्रा, वो आपसे चार्ज कर रहा है। तो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होगा, सेम 100 रुपीज़ का अगर आपने रिचार्ज किया, इसमें ये पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 118, और ये वाला पोर्शन कितना होगा इंटू 18 डिवाइड बाई 118, ये हो गया। तो ये ना जीएसटी पोर्शन कितना आ रहा है, वैल्यू सप्लाई कितना आ रहा है, काउंट करके बता। 15.71, ठीक, और बाकी का 84.7। ठीक है, जो भी है राउंड फिगर कर देते 85, और या इसको 16 कर लो, इसको 84 कर लो, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है।
तो 100 रुपये का रिचार्ज कराते हो तो आपको लगभग 84 रुपीज़ का बैलेंस मिलता है। अब जो गेम आप खेल रहे हो वो 60 रुपीज़ की है, 50 रुपीज़ की है, तो इसमें से आप यूज़ कर सकते हो। वैसा है, ये 16 रुपीज़ का GST जो है वो आपका गया। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है। MRP पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पैकेट के ऊपर उस पर प्राइस लिखा हुआ है 90 रुपीज़, अब इसके अंदर 5% GST इंक्लूडेड है सपोज, तो आप गिन सकते हो ना इसमें GST कॉम्पोनेंट कितना है, पता चल जाएगा। इंटू 5 डिवाइड बाई 105। तो ये बातें तो अपन ने पहले भी की थी। रूल 35 सेम चीज रिपीट कर रहा है कि वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ GST, तो उसमें से आपको GST पोर्शन अलग कैसे करना है। आया समझ में? अब जितने भी रूल्स है उसमें सेकेंड हैंड गुड्स वाला बचा है, रूल 32 सब रूल 5, लेकिन वो आज नहीं लेने वाला, थोड़ा टेक्निकल है। अब कुछ सम्स दे रखे हैं पीछे, इलस्ट्रेशंस, वो अपने सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं, इजी वाले सम्स देता हूँ आपको। पेज नंबर 70 पे आ जाओ। तो जो कल करेंसी एक्सचेंज वाले टॉपिक्स थे ना, उससे शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25। ठीक है, स्टार्ट करो यार, एक बार ट्राई कर लो, फिर आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक बार सॉल्व इलस्ट्रेशन 25। कल जो कराया था एग्जैक्टली सेम है, कोई नया पॉइंट नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और डिस्कशन मत करना, खुद से सॉल्व करो, एक दूसरे को आता है कि नहीं वो नहीं चेक करना है। चलो ट्राई कर लिया। इलस्ट्रेशन 25 डिस्कस कर ले एक बार। फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या सिचुएशन है? $US बेचे हैं 10,000 71 के रेट पे, RBI का रेफरेंस रेट 70, तो ₹1 कमीशन चार्ज किया, तो 10,000 रुपीज हो गया टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? पर डॉलर ₹1 चार्ज किया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 10,000 प्लस अगर GST का रेट दे रखा है 18%, वो एड ऑन करके टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। GST विल बी 1800 रुपीज। डन, सिंपल था। चलो नेक्स्ट। हाँ ध्यान दो, 1000 यूरोज आपने परचेज किए 70 रुपीज पे, और यूरो का रेट चल रहा है 71, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? कमीशन है कुछ या नहीं? परचेज किया ना, तो सस्ते में परचेज करेंगे ना, कम पैसे देंगे ना सामने वाले को। 71 की चीज का 70 दिया, तो अगेन ₹1 कमीशन कमा लिया ना। परचेज है, सेल नहीं है, इसीलिए। तो 1000 यूरोज पे ₹1 के हिसाब से 1000 रुपीज इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिंपल। और उसके ऊपर GST 18%। कोई कंफ्यूजन और नहीं समझ आ रहा है तो बोल देना। क्लियर है? सेल और परचेज में फर्क है, ध्यान दो। कल मैंने आपको बोला भी था वो बिड प्राइस आस्क प्राइस वाला, कि एज अ डीलर अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो रेफरेंस रेट से ऊपर सेल करूंगा ना अपना प्रॉफिट जोड़ के, तो 70 का डॉलर 71 में बेचा, बट जब यूरो वापस खरीदा तो 71 का 70 ही दिया, ₹1 डिडक्ट कर लिया, तो वही तो मेरा कमीशन है। तो मैंने आपको बोला था एजेंट तो दोनों साइड कमाने वाला है, सेल पे भी और परचेज पे भी। यहाँ से क्लियर हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। थर्ड पॉइंट में भी परचेज किया है, तो देखो लो प्राइस पे परचेज किया होगा ना, तभी तो कमाया होगा ₹1। ठीक है, सेम आंसर आएगा। फोर्थ वाले केस में 50,000 यूनिट्स बेचे हैं कोई पर्टिकुलर करेंसी के 15 रुपीज पे, पर उसका कोई RBI का रेफरेंस रेट है नहीं। अब क्या करें? 1%। तो 50,000 यूनिट्स को आप पहले तो मल्टीप्लाई कर लो 15 रुपए से, 7,50,000। दिस इज ट्रांजेक्शन। इस पे 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई अज्यूम करना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? और फिर इसके ऊपर लगेगा GST, तो ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई 7,500 प्लस 18% GST। सिक्स्थ वाले केस में दोनों फॉरेन करेंसी, क्या करेंगे? पहले रुपी में कन्वर्ट करेंगे दोनों एक्सचेंज रेट से, फिर विच एवर इज लेस। कौन सा आ रहा है लेस? मतलब पाउंड या डॉलर? पाउंड में लेस आ रहा है? नहीं, मल्टीप्लाई भी ठीक से नहीं करते हो। $US वाला आ रहा है 9680 एट 70, कितना आ रहा है ये आ रहा है? सही है, ठीक है, तो यही तो लेस है, इसके ऊपर 1% लगा देंगे। डन, यहाँ तक क्लियर?
चलो तो इलस्ट्रेशन 25 यहाँ पे कंप्लीट है। इलस्ट्रेशन 26 देख लेते हैं, वो भी इसी पे है। 32 सब रूल 2 क्लॉज बी, ये वो ऑप्शनल स्कीम जो लमसम नहीं देख रहे थे अपन, 0 to 1 लाख 1%, फिर 1 लाख to 10 लाख 0.5%, फिर उसके ऊपर जाएंगे 0.1%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 60,000 रुपीज, ये वो कंडीशन है। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। देखो आप एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही सॉल्व करके बता दो, आगे के फिर अपने आप पता चल जाए। $600 transactions of conversion of dollar into Indian rupee. One transaction is of 20,000 rupees. बोलो कैसे गिने इसको, कितना आ रहा है वैल्यू सप्लाई, गिन लो बता दो। बोलो आगे आंसर। वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,20,000। और कोई आंसर किसी का, इससे अलग कोई आंसर किसी का? सबका आंसर यही है। अच्छा गिना कैसे वो बता दो। तो फिर वो सब्जेक्ट टू 60,000 वाली लिमिट का क्या होगा, वो यूज नहीं होगी। जीएसटी कितने अमाउंट पे लगेगा? $16,500 वैल्यू सप्लाई। ठीक है, एक आंसर और आया। और कोई ऑप्शन किसी का? ट्राई तो कर ही लिया होगा अभी तक, इतना तो कैलकुलेशन ही नहीं है। देखो ध्यान दो यहाँ, अब सुन लेना। दो अप्रोच है, एक तो आपने 20,000 को पहले 600 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, वो अप्रोच देखा जाए तो गलत हो गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई तो पर ट्रांजेक्शन गिनते हैं ना। आपने तो सीधा ट्रांजेक्शन्स को मल्टीप्लाई करके उसको एक ही साथ कैलकुलेट कर दिया। अब ध्यान दो यहाँ, देख लो, बातें मत करो। 20,000 रुपीज जो है वो, यहाँ ध्यान दो ना यार, एक दूसरे को समझा रहे हो। 20,000 रुपीज जो है वो एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू है। ऐसे 600 ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो तो अलग अलग लोगों के साथ हुए होंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक साथ मल्टीप्लाई करके गिनोगे तो वो ऑप्शनल स्कीम में तो स्लैब रेट की वजह से आंसर डिफरेंट ही आने वाला है। ठीक है, हमें गिनना पड़ेगा एक ट्रांजेक्शन पे कि एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी। ऐसे 600 ट्रांजेक्शन है तो आप बाद में डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर लो, बट ये 600 ट्रांजेक्शन सेम पर्सन के साथ तो हुए नहीं, अलग अलग ट्रांजेक्शन है। वो तो सप्लायर की तरफ से टोटल नंबर दे रखा है, आप पहले से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा। वैसा है, आप इस पे गिनोगे तो आपको रेंज पता है 0 to 1 लाख, उसमें है ना ये 20,000 रुपीज, ये बात हो रही है। तो 20,000 रुपीज के हिसाब से अगर अपन गिने तो रूल क्या था, या तो 1% या फिर 250 रुपीज, विच एवर इज हायर। इसका 1% हो रहा है 200, तो सिलेक्ट क्या होगा, 250 सिलेक्ट होगा ना यहाँ पे। देखो यहीं से चेंज आ गया। तो 250 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर वन ट्रांजेक्शन। ऐसे 600 ट्रांजेक्शन हुए, समझ आ रहा है? तो फिर बाद में ये मल्टीप्लाई होगा। तो एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई 250 रुपये, ऐसे 600 ट्रांजेक्शन आप बाद में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है 1,50,000। ये चलेगा। अब इस पे 60,000 की लिमिट नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। वो भी तो पर ट्रांजेक्शन ही थी ना वो लिमिट। यहाँ पे तो आपका 20,000 का सिंगल ट्रांजेक्शन है, उस पे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 250 रुपये आ रहा है। दिस इज सब्जेक्ट टू 60,000, तो ये तो 60,000 से कम ही है, तो यही सिलेक्ट होगा। अब इसको आपने 600 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऐसे 600 ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 1.5 लाख आ रहा है। इस पे कोई 60,000 की लिमिट नहीं लगेगी, वो तो एक ट्रांजेक्शन पे लगती है। समझ आया पूरा? अब क्लियर हो रहा है? तो आप उसको ऐसे गिनोगे तो फिर लास्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई ये आएगी जो टैक्सेबल है, इसके ऊपर फिर जो भी जीएसटी का रेट लगता है वो लगेगा। क्लियर? तो पहले से मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, इसको अमाउंट ही बदल दिया ना। ये कुछ आपका कितना आ रहा था, 1.2 करोड़ आ रहा था। अब इस पे आप फिर स्लैब लगाओगे, ध्यान दो, तो कैलकुलेशन ही पूरा अलग हो गया।
ये तो पूरा कैलकुलेशन अलग ही चला गया। यहाँ 0.1, ये 1%, 0.5, 0.1 पूरा डिफरेंट आ गया, इसलिए फिर वो आंसर ये वाला आ रहा था। और आपने उसमें भी ये सीधा 1% लगा दिया, वो भी तो गलत हो गया। 1.2 करोड़ था तो डायरेक्ट थोड़ी 1% आएगा। स्लैब वाइज गिनना था, वो भी तो नहीं गिना। तो जो लगा रहे थे उसमें भी ये पूरा गलत ही है। कल ही तो बताया ना कि आपको डिवाइड करके गिनना है, पहले 1 लाख पे, फिर 9 लाख पे, फिर ऊपर के अमाउंट पे, तो जाके आप गिनते तो ये अमाउंट नहीं आता, कुछ और ही आता। नो डाउट वो गलत ही था तो उस पर जाना नहीं है, बट ये कैलकुलेशन यहाँ पे काम नहीं लगेगा, आपको पर ट्रांजेक्शन गिनना है। समझ आए? क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन था। अब बाकी के आप सही से गिन लोगे, अब तो आइडिया आ गया कैसे करना। तो बाकी के रिमेनिंग आप टिक कर लो, होमवर्क में कंप्लीट कर सकते हो। कुछ और भी ऐसे सिंपल सम्स है जहाँ मेरी जरूरत नहीं, मैं टिक करा रहा हूँ, एक बार आप वो घर पे ट्राई करो आज, कल फिर डाउट सॉल्विंग में देखेंगे। सुन लो एक बार, सम सुन लो पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 27, फिर 28, 29, ये वो एयर ट्रैवल सर्विसेज और लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी के तो मुझे यहीं पे करवाने पड़ेंगे, तो इतना रखते हैं, बाकी के फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।